हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या चीज? हमने तीन तरह के स्ट्रेन्स कर लिए, तीन तरह के स्ट्रेस कर लिए। अब ये होता है उस स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो। जो स्ट्रेस किया है, जो स्ट्रेन किया है, उसके रेशियो को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो तीन तरह के स्ट्रेस थे, कॉरेस्पॉन्डिंगली तीन तरह के स्ट्रेन थे, तो दैट वुड ऑब्वियसली मीन कि कितने तरह के होंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज भी? तीन तरह की। ठीक है जी। तो ये वही आता, वही हुक्स लॉ से ही है। क्या कहता है हुक्स लॉ? एक बार लिख ही लेते हैं हुक्स लॉ को। तो इसमें एक बार हुक्स लॉ लिखो भाई, टॉपिक बना लो और उसके बाद हुक्स लॉ लिख लेते हैं। हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। तो सिमिलर लाइंस पे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कैन अगेन से दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेस मतलब फोर्स हो गया, एंड स्ट्रेन मतलब हो गया एक्सटेंशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक है जी, दैट इज स्ट्रेस directly proportional to strain. That means जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एक कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी is defined as ratio of stress and strain। यहाँ पे इसका सिंबल हमने नहीं लिखा बिकॉज तीन तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज हैं, तो तीनों के अलग अलग सिंबल्स भी हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट। डायमेंशन क्या होगी? ml minus 1 t minus 2 ml minus 1 t minus 2। करेक्ट। ठीक है, यस। तो लिख लिया यहाँ तक। अब हम करते हैं इसके तीन टाइप्स। हेडिंग बना लो, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहला है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिंबल है यंग से y। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है?
जैसे तीन तरह के स्ट्रेन थे, एक था लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा था वॉल्यूमेट्रिक, तीसरा था shear। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल वाले की रेशियो, ठीक है। तो इट इज दी रेशियो ऑफ longitudinal stress and longitudinal strain। फॉर्मूला होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला F by A डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा L by L। तो फॉर्मूला बन गया F by A डिवाइडेड बाय डेल्टा L by L। ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे डायरेक्ट सवाल आते हैं, आ चुके हैं बहुत बार। तो अपने दिमाग में चिपका लो, अपनी रगों में अब इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, स्टार्ट पॉइंट। What will be the slope of stress strain graph? Straight line, oblique straight line. क्या देगा वो स्ट्रेस ऑब्लिक स्ट्रेन? Young's modulus. Modulus. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देगा, बिल्कुल सही बात। क्या देगा वो? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन दिस केस इट विल गिव यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ gives modulus of elasticity। In this case हम बोल सकते हैं y। एक सवाल आता है कि भाई जैसे which is more elastic, steel और rubber? Which is more elastic, steel और rubber? तो वो कैसे पता लगे हमें? Young's modulus. यंग्स मॉडुलस से पता लगेगा, ठीक है। और इनफैक्ट ये आपको याद भी रखना है कि यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा होता है। अच्छा, अगर हम दिमाग वैसे ही जैसे रूटीन में लेमैन की टर्म्स में सोचें तो क्या लगता है कौन ज्यादा इलास्टिक है? Steel. रबर। Rubber. लेमैन की ना, लेकिन सक्षम ने तो खैर मतलब फिजिक्स के एंगल से सोचा है, लेकिन अगर हम लेमैन के एंगल से सोचे तो हमें ऐसा ही लगेगा ऑब्वियसली रबर ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि ज्यादा खींचती है। अरे हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इलास्टिसिटी वो नहीं होता कि जो ज्यादा खींचे, इलास्टिक वो होता है जो ज्यादा अपनी शेप में दोबारा आ जाए। हाँ, अपनी शेप में ज्यादा दोबारा आने की कोशिश करे। और वो डिटरमिन होता है कहाँ से? यंग्स मॉडुलस से। कैसे डिटरमिन होता है? यंग्स मॉडुलस से। ग्राफ से अगर हम देखें, सपोज समझते हैं पहले इसको, लेट मी एक्सप्लेन इट फर्स्ट। अगर मैं ग्राफ देखूं, जैसे ये है दो मटेरियल्स हैं ए और बी, सिग्मा एप्सिलॉन। एक चीज को कांस्टेंट कर देते, एक चीज को कांस्टेंट कर देते हैं। मान लो स्ट्रेन जो है वो सेम ले लिया हमने, तो दोनों मटेरियल्स में ए और बी में मैंने सेम स्ट्रेन डेवलप कर दिया। किस मटेरियल में रीस्टोरिंग स्ट्रेस ज्यादा डेवलप दिख रहा है? ए में ज्यादा दिख रहा है। तो मतलब इलास्टिक नेचर किसकी ज्यादा हुई? एक ही। एक की। So that means A is more elastic, yes or no? Yes, sir. है ना? And
स्लोप किसकी ज्यादा है ए और बी में से? ए ए की, क्योंकि वाई उसका स्लोप वाई ज्यादा है उसका, यस और नो? यस सर तो क्या मैं बोल सकता हूँ जिसकी स्लोप ज्यादा उसका वाई ज्यादा, एंड हेंस इट इज मोर इलास्टिक? यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो यही चीज है। तो यहाँ पे ये सवाल आ जाता है हमारे पास, डायरेक्टली आ जाता है, क्या आता है भाई? द मटेरियल having more value of y is more elastic. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाए हम दोनों, एक्सक्यूज मी सर हम्म, सर जो आपने ऊपर नहीं लिखा हुआ यंग्स मॉड्यूलस की डेफिनेशन में इट इज द हम्म, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड स्ट्रेन लिखा हुआ है दोनों ओहो, स्ट्रेस आएगा इधर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोला तो मैंने, स्ट्रेस था ना शायद। यस सर बोला तो स्ट्रेस था Yes. लिख स्ट्रेन दिया, ठीक। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक, यहाँ पे वो बनाई लो डॉटेड, slope of A is greater than slope of B, therefore y of A is greater than y of B, therefore A is more elastic. And इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं हम। For same strain, the restoring stress in A is more, hence A is more elastic in nature. ठीक है, चलो इसके बेसिस पे जैसे सवाल, एक तो मतलब मैंने एग्जांपल में यहाँ पे लिखवा ही दिया, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट्स से आई हैव अ सवाल व्हिच सेज आई हैव 3 graphs आपको अरेंज करना है, arrange the materials in decreasing order of their elasticity. आंसर भेजना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलास्टिसिटी में। करेक्ट पूर्णिमा सक्षम, सबसे ज्यादा वाला सबसे पहले भेजना है, सबसे कम वाला सबसे लास्ट में। करेक्ट विद्योत्मा
मन्नत नहीं, रोहन करेक्ट। रोहन तो कल ऑफलाइन में भी था ना? यस सर। तो ये तो फिर आज क्यों लगा रहा दोबारा? सेम तो कर रहे हैं हम। रिवीजन हो जाएगी ये करा। अच्छा, अंशुल करेक्ट, अक्षिता नहीं, अनिरुद्ध नहीं, मनराज नहीं, अर्शप्रीत नहीं, देवनूर नहीं, अरे यार कहाँ गया? एबीसी भेजने वालों, सुखमन नहीं। ग्राफ Yes, उल्टा है, sir. ग्राफ उल्टा बनाया हुआ देखिए सर। यस सर, ग्राफ उल्टा है। ग्राफ उल्टा है, स्ट्रेन स्ट्रेस है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन नहीं है। अरे घूमो, अरे घूमो घूमो, घूम गए। हमें इससे क्या सबक मिलता है? हमें सवाल को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही। यहाँ पे y of c is greater than y of b is greater than y of a, ठीक है। explanation is obviously not needed, already explained। अब जैसे सपोज मेरे पास एक और वही स्टील वाला एक क्वेश्चन जो आया था, वो ये था कि हमें कुछ ऐसा दे रखा था, this is a, b and c, this is sigma epsilon। क्वेश्चन ये था, identify the materials for each of the given graphs out of the following materials। इन materials में से स्टील, ब्रास, रबर, ये आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई करने के लिए ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि which is most elastic out of these three? It Steel. is steel, then comes brass, and then comes rubber। So steel is greater than brass is greater than rubber। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। दिस इज फैक्ट एंड दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड। डायरेक्ट सवाल आया था पहले, प्री पीवाईक्यू है, आपको याद रखना है, ठीक है। इतना फैक्ट, उसको देखते हुए आपको इसका आंसर जो है वो बताना है कि स्टील का कौन सा ग्राफ है, ब्रास का कौन सा है और रबर का कौन सा है। आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कौन सा किसका है, ये तो बता ही दो बस। बोल के बता दो। सर ए स्टील, बी ब्रास, brass, C rubber। B and rubber C। Right, A will be steel, B will be brass and C will be rubber, because हमने को दिख रहा है कि सबसे ज्यादा स्लो किसकी है? एक ही। फैक्ट ये है कि Y of steel is greater than Y of brass is greater than Y of rubber, ठीक है। तो therefore हम ये बोल सकते हैं, नहीं, हम देख सकते हैं कि स्लोप फ्रॉम द ग्राफ slope of
A is greater than B is greater than C. Therefore, A हो गया अपना स्टील, B हो गया ब्रास एंड C हो गया रबर। कोई चक्कर परेशानी? No, sir. No, sir. This is maximum slope and this is minimum slope. चलो, तो ये हो गया अपना एक फैक्चुअल सवाल। अच्छा, एक और ये पूछ सकते हैं आपसे, इन ग्राफ में से देख के बताओ। मेरे पास दो ग्राफ्स हैं, लेट्स सी, एक ग्राफ बनाते हैं ऐसा कुछ, दूसरा बनाते हैं ये है, लेट्स सी, ए के लिए, ये है मटेरियल बी के लिए, इधर है प्लस, इधर है स्ट्रेन। ये है डिटरमिन which material out of A and B is, पहला पार्ट more elastic and दूसरा पार्ट more strong. सी पार्ट मोर प्लास्टिक भी लिख लो। चलो, तीनों आंसर भेजना वीडियो में। पूर्णिमा करेक्ट, द्योतमा करेक्ट, अरे सक्षम, सक्षम, Yes, sir. why is B more elastic? अच्छा ठीक है सर, ओके ओके। अनिरुद्ध ठीक है, अंशुल ठीक है, ए पार्ट हमें बताना है कौन ज्यादा इलास्टिक है। इलास्टिसिटी कहाँ से पता लगती है? स्लोप से। तो स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, therefore y of a is greater than y of b, therefore a is more elastic. इसका आंसर हाउ डू वी फाइंड के स्ट्रॉन्ग? देखो, स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी, किसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन ज्यादा स्ट्रेस झेल सकता है? बी। सिंस, और इनफैक्ट वो फ्रैक्चर भी दूर जाके हो रहा है, आके ना। यस सर। तो बी इज मोर स्ट्रॉन्ग। दो रीजंस, एक, इट कैन
withstand more, मतलब it has simple it has more higher value of ultimate tensile strength, and दूसरा fracture point of B is farther than that of A. Clear? Crystal clear? Yes, sir. ठीक। अब चलते हैं अगले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, विच इज दूसरे नंबर का है। देखो लॉन्गिट्यूड बाय लॉन्गिट्यूडल हमने कर दिया, अब करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन, और इसलिए उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दूसरा है बल्क मॉडुलस, सिंबल होता है कैपिटल बी, स्टैंडर्ड सिंबल कैपिटल बी। इट इज द रेशियो ऑफ bulk stress and the bulk strain। बल्क जो स्ट्रेस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी से। किससे? डेल्टा पी से। ठीक है, प्रेशर चेंज, कितना प्रेशर उस पर डाला है हमने उस बॉडी पे। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा B upon B. डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा किसी बॉल को, बॉल जो इसमें पड़ी थी उस पे प्रेशर मैंने बढ़ाया, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा बॉल का? Decrease. यस, तो दैट मींस अगर डेल्टा पी पॉजिटिव है तो डेल्टा वी Negative. नेगेटिव होगा, तो ये रेशियो नेगेटिव आ जाएगी। तो बल्क मॉडुलस जो है उसको पॉजिटिव रखने के लिए हम इस रेशियो के आगे रखते हैं एक नेगेटिव का साइन। ठीक है, तो फॉर्मूला में हम नेगेटिव का साइन इसलिए रखते हैं ताकि बल्क मॉडुलस जो कि कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव आए, राइट। अगर तुम लोग मैग्नीट्यूड्स डालोगे तो ऑब्वियसली माइनस साइन की जरूरत नहीं है, बट फॉर्मूला हमें ऐसा ही रखना है बिकॉज़ वी पुट द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ डेल्टा पी एंड डेल्टा वी। बट सॉल्व करने के टाइम पे यू कैन ऑब्वियसली पुट द मैग्नीट्यूड्स एंड इग्नोर द नेगेटिव साइन। न्यूमेरिकल्स में तुम लोग ऐसा कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस लिख लेते हैं। Here negative sign indicates that if pressure increases then volume decreases, that is if delta P is positive then delta V is negative। So we write negative sign so that B is positive।
कैन यू हियर मी? Yes. Yes. ठीक, so we write negative sign so that b remains positive. एक बल्क मॉडुलस से रिलेटेड तीसरा कोफिशिएंट नहीं है, अभी मैं तीसरा मॉडुलस नहीं बता रहा, बल्क मॉडुलस से ही रिलेटेड एक और कोफिशिएंट होता है which is known as compressibility. ठीक है, और इसका सिंबल होता है K, स्टैंडर्ड सिंबल compressibility K. It is nothing but it is the reciprocal of the bulk modulus. ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल है, मतलब K का फॉर्मूला होता है 1/b। क्यों? क्योंकि नेचुरल सी बात है, बल्क मॉडुलस ज्यादा होना मतलब वॉल्यूम में चेंज कम होना। बल्क मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी है ना, दिख रहा है Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से। वॉल्यूम में चेंज कम होना मतलब बॉडी ज्यादा कंप्रेस हुई या कम कंप्रेस हुई? कम कम कंप्रेस कम है ना। तो हमने शुरू किया था बल्क मॉडुलस ज्यादा तो डेल्टा वी कम, मतलब कम कंप्रेस हुई, मतलब कंप्रेसिबिलिटी कम हुई या ज्यादा? अगर बॉडी कम कंप्रेस हो रही है तो कंप्रेसिबिलिटी का क्या हुई? कम कम हुई। तो बल्क मॉडुलस क्या हो गया? कंप्रेसिबिलिटी का इनवर्स हो गया। ठीक है, और कंप्रेसिबिलिटी जो टर्म है ना, ये बल्क मॉडुलस जो टर्म है या कंप्रेसिबिलिटी टर्म है, वो सिर्फ सॉलिड्स के लिए नहीं, हम लिक्विड्स और गैसेस के लिए भी यूज करते हैं। आगे हम थर्मोडायनामिक्स में भी यूज करेंगे इसको, ठीक है, तब भी यूज होगा। ये सिर्फ सॉलिड्स के लिए नहीं यूज होता। तो अगर हम कंपेयर करें तीनों को तो ऑब्वियसली किसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? gases. So K of gases is greater than K of liquid is greater than K of solid. Or bulk modulus of gas is less than bulk modulus of liquid is less than bulk modulus of solid. कोई दुख दुविधा? No, sir. ठीक, लास्ट है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसका सिंबल होता है ये ईटा, सिंबल है इसका ईटा, मतलब ऐसे कुछ प्रोनाउंस करते हैं इसको ईटा। तो ये कौन से वाले स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो होगा? टेंजेंशियल, राइट, शियर वाला ही बच गया। तो शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इसकी अगर हम फोटो बनाएं इसको जब हमने खींचा पकड़ के तो
ये यहाँ तक एक्सटेंड हो गया let's say। ठीक है ना, तो हम एरिया भी ये वाला लेते हैं जिसपे फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स लगी इधर F, और इसका एरिया होगा ये A, और ये एंगल है फाई। ये है लेंथ L, और ये है एक्सटेंड, जो ये डेविएशन है ये है X। तो ईटा इज नथिंग बट shear stress upon shear strain। Stress is force upon area। अरे यहाँ के ना, Yes, sir. yes sir, यस सर। shear strain जो फाई था वो हमने क्या निकाला था, X upon एक्स बाय एल। X by L निकालना था। बिल्कुल सही जवाब, बस ये फॉर्मूला आ गया ईटा का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपका इम्पोर्टेंट है, बल्क वाला फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई दुख तकलीफ? No, sir. नो सर। ठीक है। चलो, तो सर हाँ जी, सर जो बल्क वाले फॉर्मूले में नेगेटिव साइन लगाया है उसका बल्क की वैल्यू से तो कोई लेना देना नहीं है ना। बल्क की वैल्यू मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है इसलिए लगाया है। यस सर। जब भी हम बल्क मॉडुलस लिखेंगे तो वी हैव टू राइट अ पॉजिटिव वैल्यू। यस। चलो, तो अभी समय हो गया है 5 मिनट, कुछ कर लें इसके। अरे, कहाँ जा रहा है? सवाल करो।
कल को डिस्कशन है हमारी, रिमेम्बर? Yes, sir. Do one thing, try this question at home. We'll discuss it in tomorrow's class. ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने हैं, वैसे भी आज में नहीं है, ठीक है, इसको ट्राई करके आना। अगली क्लास में इसको भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.